हम लोग इस वीडियो सीरीज में झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में जो भी महत्वपूर्ण डाटा दिए गए हैं उसको ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2 वीडियो हम लोग प्रोवाइड करवा दिए हैं, ये तीसरा क्लास है और इस क्लास के बीच में आपको गैपिंग भी देखने को मिल रहा होगा। तो गैपिंग इसलिए है क्योंकि बहुत ही लेंदी डॉक्यूमेंट है। अब अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखे होंगे तो आपको पता होगा 17 चैप्टर है, काफ़ी लंबा पेज में दिया गया है, हिंदी में दिया भी नहीं गया है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है या जो भी ग्राफ है जिसके माध्यम से स्टूडेंट को समझाया जा सकता है कि कैसे आप एग्जाम हॉल में इसका यूज कर सकते हैं या इंटरव्यू हॉल में आप अगर जाइएगा तो कैसे इन डाटाओं का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। ऐसे भी झारखंड के आप ज़्यादातर यूट्यूब चैनल देखिएगा तो ये सबको कवर नहीं करते क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो जिसमें मेहनत लगता है उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है बनाने में, प्लस दूसरे वीडियोज़ की तुलना में इसमें व्यूज भी नहीं आते हैं। तो हम लोग जो है धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में जो भी एग्जाम है उससे पहले आपको ये जो सारा चैप्टर है उसको कंप्लीट करवा दिया जाए। सारा चैप्टर तो यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं सब चैप्टर को यहाँ पे हम लोग एक एक करके कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तीसरा क्लास है, उम्मीद करते हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको यहाँ पे जो भी ऑफिशियल डाटा है वो जानने को यहाँ पे मिलेंगे। और हम बार बार कहते हैं कि जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं या एग्जाम हॉल में जाते हैं या मेंस का आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं या आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाते हैं तो उसमें कभी कभी होता है ना कि विवादित प्रश्न यहाँ पे आते हैं, तो उसको अगर आप चैलेंज करेंगे तो कोई गाइड बुक से आप नहीं करेंगे, आप सर्वे वगैरह से ही करेंगे कि सर्वे में ये डाटा दिया हुआ था और यहाँ पे आयोग जो है इस आंसर को मान रही है। दोनों में अगर डिफरेंस होगा तो आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप कोई गाइड बुक में पढ़िएगा और वहाँ पे जाके आप चैलेंज कीजिएगा तो नहीं होगा। तो आप आने वाले समय में आप जेपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, एक पदाधिकारी बनिएगा, तो पदाधिकारी बनने के लिए आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को थोड़ा बहुत पढ़ने आना भी चाहिए। तो जब हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं ना उसी समय थोड़ा बहुत आप पढ़ के रहिएगा तो आगे भी आपको ये सब डॉक्यूमेंट पढ़ने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। इसमें काफी इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि हम बार बार कर रहे हैं, इंटरव्यू हॉल में इसको यूज कर सकते हैं और जब आप मेंस का आंसर राइटिंग कीजिएगा उस समय तो बहुत ही फायदेमंद यहाँ पे होने वाला है। अब कहिएगा अभी तुरंत तो कोई मेंस होने वाला नहीं है, तो एक ही दिन कोई चीज नहीं सीखा जाता है, धीरे धीरे यहाँ पे आपको चीजों को सीखना है क्योंकि सीखने के लिए यहाँ पे आयोग जो है टाइम आपको देती नहीं है। अभी देखिए कि जेपीएससी के द्वारा नोटिस दिया गया है कि जून में जो वन पदाधिकारी है उसका एग्जाम, अब 2 महीना में आपको समझ में नहीं आएगा। हम हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, करंट अफेयर में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़े कि क्या पढ़े, फिर मेंस में पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं देता है। तो पहले से चीज़ों को अगर पढ़ा हुआ रहेगा ना तो आप रिवीजन कीजिएगा तो वो चीज़ जल्दी याद होगा। और अगर आप कहिएगा कि नोटिस आएगा तब पढ़ेंगे तो आयोग को 1500 या 200-300 तो सीट रहता है, उतना स्टूडेंट उनको मिल ही जाएंगे जो रेगुलर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं और अपने आप को हमेशा इंप्रूव कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है ग्रामीण विकास और पंचायती राज। तो इस चैप्टर में आपको पता चल रहा है कि हम लोग ग्रामीण विकास के बारे में और पंचायती राज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कैसे यहाँ पे गाँव के विकास में अपना भागीदारी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से निभा रही है। तो सबसे पहला योजना का नाम आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए यहाँ पे सड़क का निर्माण किया जा रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो डाटा दिया गया है दिसंबर 2024 तक का। दिसंबर 2024 क्योंकि आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है 2025 में आया है तो फरवरी में आया है, तो यहाँ पे दिसंबर तक का डाटा दिया गया। दिसंबर तक का डाटा क्या कहता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो स्वीकृत यहाँ पे आपका सड़कें थी उसकी लंबाई कितना है तो 33,198। तो सैंक्शन जो था वो कितना है 33,198, जिसमें 2000 यानी कि यही 24 तक 30 दिसंबर 2024 तक कितने सड़कें कंप्लीटेड हो चुकी है तो 30,566 किलोमीटर सड़कें कंप्लीट हो चुकी है। इसको बनाने में कितने रुपये यहाँ पे खर्च हुए तो 1289 रुपया खर्च हुआ। तो देखिए आप कह सकते हैं या जब हम बोले ना कि इंटरव्यू के समय या एग्जाम हॉल में जब आप मेंस का आंसर राइटिंग कीजिएगा तो उस समय इन योजनाओं को मतलब उल्लेख करते हुए आप लिख सकते हैं कि हमारे सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार, ये तो केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार के द्वारा गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए ताकि गांवों का विकास हो सके इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग जो है अगर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का बात करें तो वहां पे दिया गया है दिसंबर 2024 तक लगभग 30,566 किलोमीटर सड़कें जो है वो बनाई जा चुकी हैं। ठीक है, टारगेट था 3300, लेकिन बहुत टारगेट के हम लोग पीछे नहीं है, लगभग टारगेट के क्या है करीब है। और इसको बनाने में लगभग सरकार का कितना करोड़ रुपया खर्च हो चुका है तो 1289 करोड़ रुपया। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि गांव के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, तो सरकार जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गाँवों को शहरों से जोड़ रही है। और शहरों से जोड़ा जाएगा तो उसको शिक्षा चाहे स्वास्थ्य या अलग अलग तरह के जो भी सुविधाएं हैं वो उसको बहुत आसानी से
मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप आंसर जब दीजिएगा उस समय इन सब डाटाओं का यूज कीजिएगा। तो हम बार बार बोले हैं कि इंटरव्यू हॉल में आपका जो इम्पैक्ट है वो कुछ अलग ही पड़ेगा। एक होता है ना कि हम लोग जो है गाइड बुक का पढ़ने का आदत हो चुका है, मेहनत तो करते हैं नहीं, एक गाइड बुक कोई निकाल दिया गया, उसमें डाटा सही है गलत है कुछ पता नहीं रहता है, रटते जाते हैं। वहां से आप आंसर दीजिएगा और यहाँ से आंसर दीजिएगा तो दोनों में तो डिफरेंस आपको पता चलेगा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ जो है एक मेच्योरिटी लेवल जो है आपको पता चलता है। आप आने वाले समय में जेपीएससी जेएसएससी का एग्जाम दीजिएगा, पदाधिकारी बनिएगा, और पदाधिकारी बनने के बाद आपको इस तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ने होंगे। इसीलिए जब आप एग्जाम दे रहे हैं उसी समय से थोड़ा थोड़ा आदत कर लीजिए कि ये सब डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने में आप पढ़ सके, समझ सके, ताकि आने वाले समय में जब आपको इसको पढ़ना पड़े तो आप इसको बहुत आसानी से पढ़ भी सके। अब आगे यहाँ पे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, और उसमें भी चूंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो ग्रामीण के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो गाँव में कच्चा मकान है उसके जगह हम लोग अब क्या लोगों को क्या प्रोवाइड करें, तो पक्का हाउस प्रोवाइड करें, जिसमें बेसिक जो एक तरह से कह सकते हैं चीजें हैं वो चीज वहाँ पे उपलब्ध है। जैसे कि खाना बनाने के लिए किचन एक होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, और एक दो रूम वहाँ पे होना चाहिए। अलग अलग योजना में अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। तो जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है, इस योजना को पहले हम लोग इंदिरा आवास के नाम से जानते हैं। ये जो है आपको पावर पॉइंट का पीडीएफ जो है, या तो हम रेगुलर जैसे जैसे वीडियो बनेगा वैसे वैसे अपलोड कर देंगे, नहीं तो 2-3 वीडियो बनेगा उसके बाद पीडीएफ जो है पहले भी अपलोड कर दिया गया है, और ये वाला तो अपलोडेड है। आने वाले समय में जो चैप्टर हम लोग लेंगे उसका भी पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ ठीक से दिखाई नहीं भी दे रहा होगा तो आप इसको पीडीएफ में आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसको इंदिरा आवास, इसीलिए आप देखिएगा ना, पहले का आदमी जो वृद्ध आदमी है उससे अगर पूछिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उसको पैसा मिला है ना, तो वो लोग कभी कभी बोलता है इंदिरा आवास मिल है। तो इंदिरा आवास मिल है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इंदिरा आवास योजना था बहुत पहले से यहाँ पे चालू था, जो कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अब इसमें क्या क्या मेन चीज जो है वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिससे सवाल पूछा जा सकता है। तो पूछा जाएगा कि ठीक है, प्रधानमंत्री जो है आवास योजना यहाँ पे यहाँ के लोगों को दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उनको दिया जाता है। प्लस झारखंड में अगर दिया जा रहा है या किसी भी प्लेन एरिया में दिया जा रहा है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का क्या रेशियो है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो 60 रुपया देगी, और स्टेट गवर्नमेंट देगी 40 रुपया में। तो इस तरह से अगर इसका शेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे 60 और 40 का आता है। लेकिन अगर हिली एरिया है तो ये 90 और 10 का आता है। ये जनरली ऐसे ही आपको दूसरे योजनाओं में भी देखने को मिलेंगे। जो प्लेन एरिया रहता है 60-40 का रेशियो रहता है, यानी 60 सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। अगर हिली एरिया है तो हिली एरिया को मिलता है 90 और 10 का रेशियो, यानी कि 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो 90 केंद्र सरकार देगी या 10 रुपया आपको उसको ये राज्य सरकार को देना होता है। आगे देखते हैं कि इस योजना के तहत कितना साइज का हाउस बनाना है। तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, या आप खुद जब बताइएगा कि किस तरह से सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का काम कर रही है। तो पहला तो सड़क से कनेक्टिविटी, दूसरा जो भी जिनके भी पास आवास नहीं उनको आवास देने का प्रयास कर रही है। तो 25 स्क्वायर मीटर, पहले ये था 20 स्क्वायर मीटर, जिसको बढ़ा के अब इसका मिनिमम साइज किया गया है। ये मिनिमम साइज है, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम अगर चाहे थोड़ा बहुत पैसा लगा के तो खुद जिनको इस तरह के योजना का लाभ मिलता है वो थोड़ा बहुत अपना पैसा लगा के इसका साइज को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम कितना साइज होना चाहिए, 25 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और इस तरह से इसमें कुकिंग स्पेस होना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक हम हॉल बना के खड़ा कर दिए, वहां पे कुकिंग, सैनिटेशन, ये सब का चीज जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है। दूसरा चीज यहाँ पे दिया गया है कि इसका जो घर है उसको बनाने के लिए कितना पैसा दिया जाता है। तो ये पहले 70,000 दिया जाता था, अब कितना दिया जा रहा है, 1,20,000 रुपया दिया जा रहा है प्लेन एरिया में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो झारखंड है वो प्लेन एरिया के अंतर्गत ही आता है, हिली एरिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको कितना पैसा मिलता है, तो ये 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 यहाँ पे पैसे मिलते हैं। अगर हिली एरिया में रहिएगा तो 75,000 पहले मिलता था, जो अभी मिलता है 1,30,000। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कुछ बेसिक चीज याद रखना है कि यहाँ पे पक्का हाउस बनाने के लिए जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको पैसा दिया जाता है। पैसा जो भी दिया जाता है उसमें 60-40 का रेशियो है झारखंड के संदर्भ में। और यहाँ पे मिनिमम पक्का हाउस जो होना चाहिए वो 25 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे कुकिंग स्पेस वगैरह भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम एक हॉल सीधे बना दे। और तीसरा, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो प्लेन एरिया है, जैसे कि झारखंड जैसा एरिया है, झारखंड बिहार यूपी जैसा एरिया है, उसमें 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 मिलता है। और हिली एरिया है तो 75,000 पहले मिलता था, अब कितना मिलता है, तो 1,30,000 मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये थोड़ा बहुत आपको समझ में
आ रहा होगा। अब अगर इस साइड देखेंगे तो हमको पता चलता है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उससे किन किन लोगों को लाभ हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो दिया गया है माइनॉरिटीज जो है उसको 12% लोगों को माइनॉरिटीज में से लाभ हुआ है। यानी कि अगर 100 घर अलॉट हुए हैं तो 12 घर जो है वो माइनॉरिटीज को मिले हैं। SC ST को मिले हैं कितने घर, तो 52 घर, और अदर को कितने घर मिले हैं, तो 37 घर मिले हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 12% माइनॉरिटीज जो है वो लाभ उठाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का। SC ST जो है वो 52% उठाए हैं लाभ, और अदर जो है उसमें 37% उठाए हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर देखिएगा तो माइनॉरिटीज में 1,79,994 लोग जो है उनको मिला है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना। अगर SC ST देखिएगा तो यहाँ पे दिया है 8,03,358 के आसपास यहाँ पे दिया है, 358 ही होगा, 358 दिया गया है। अगर अदर देखिएगा तो 5,76,100 लोगों को यहाँ पे क्या हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ किनको हुआ है, SC ST। फिर से यहाँ पे हम बता रहे हैं इंटरव्यू के दौरान या आप जब अपना आंसर लिखिएगा ग्रामीणों के विकास में क्या कर रही है या पिछड़े लोगों के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, तो देखिए ये लोग जो है पिछड़े लोगों में आते हैं SC ST, तो उसके विकास के लिए जिनके पास भी घर नहीं है उनको सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी अलॉट कर रही है। और इस तरह से लगभग 8,03,358 लोग जो है इसका लाभ उठा सके हैं अभी तक। तो ये सारा चीज जो है आपको यहाँ पे इस स्लाइड में देखने को मिलता है। वही सारा चीज यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, कहा गया है कि काफी ज्यादा लोग जो है 2016-17 से लेकर 2021-22 के पीरियड में यहाँ पे लोगों को घर मिला है और लोग जो है अब पक्के मकानों में रहने लग गए हैं। तो वही सारा चीज को यहाँ पे दिया गया है, कितना कितना परसेंटेज है हम यहाँ पे आपको बता दिए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड अगर देखिएगा तो यहाँ पे अदर आवास योजना दिया गया है, यानी प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के अलावे और कौन कौन से आवास योजना जो है झारखंड में चल रहे हैं। तो सबसे पहला है अबुआ आवास योजना, जो कि अगर आप गांव घर में रह रहे होंगे तो ये सब नाम जो है बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को इस तरह के लाभ जो है या इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब चलिए देखते हैं कि जैसे वहां पे उसका क्या क्या क्राइटेरिया था, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है। तो इसको सबसे पहले तो जो झारखंड का एग्जाम है उसके अनुसार याद रखना है कि इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 15 नवंबर 2023 को इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया था। मतलब मोटा मोटी अगर हम देखें तो 1.5 साल के आसपास यहाँ पे हो रहा है, 2023 उसके बाद फिर 24, ये 25वां आपका चल रहा है, तो 1.5 साल यहाँ पे हो रहा है। दिस स्कीम वाज लॉन्च टू कंस्ट्रक्ट 20 लाख घर ग्रामीण क्षेत्र में। कब करना है, कब तक करना है, तो फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक करना है। तो जब इसको टारगेट मतलब योजना को शुरू किया गया तो उस समय टारगेट क्या रखा गया, टारगेट रखा गया 2027-28 के बीच में या फाइनेंशियल ईयर में हमको लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख घरों का निर्माण करना है। तो आपको पूछा जाएगा कि झारखंड सरकार गांव के विकास के लिए क्या कर रही है, तो उस समय आप कह सकते हैं कि झारखंड सरकार अबुआ आवास जैसा एक योजना ला रही है। होना तो विकास के लिए तो बहुत सारा योजना है ना, लेकिन जैसे जैसे योजना ला रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हो उसको कैसे यूज करना उस तरह से हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ अबुआ आवास योजना आ रहा है। और अबुआ आवास में टारगेट रखा गया 2027-28 के बीच में हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में 20 लाख पक्के मकान लगभग बनाने हैं। और इस तरह से आने वाले समय में, अभी तो आपका 25-26 चल रहा है, फिर से अगला फाइनेंशियल ईयर 27-28 तक हम लोगों को कितना बनाना है, यानी कि हम लोगों को कहने मतलब गवर्नमेंट ऑफ जो झारखंड है उसको कितना बनाना है, टारगेट क्या है, तो लगभग 20 लाख घर यहाँ पे क्या करने हैं, बनाने हैं। अब वहां पे मिलता था आपका 1,20,000 और 1,30,000 हिली एरिया में। तो यहाँ तो झारखंड है तो केवल झारखंड के लोगों को देगा, तो यहाँ हिली एरिया प्लेन एरिया जैसा कुछ बात होगा नहीं। तो यहाँ पे एक अमाउंट दिया गया है कि यहाँ पे जो घर बनाने के लिए पैसा मिलता है वो कितना मिलता है, तो 2 लाख मिलता है। कितना मिलता है, यहाँ पे 2 लाख। तो वहां पे मिलता था 1,20,000 और यहाँ पे मिलता है अबुआ आवास के तहत मिलता है 2 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है वहां पे 25 स्क्वायर मीटर का मिनिमम एरिया होना चाहिए और यहाँ पे मिनिमम एरिया जो होता है वो 31 स्क्वायर मीटर होता है। तो पूछा जाएगा ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप ये सब चीजों को अगर आप पढ़े हुए रहिएगा तो दोनों का डिफरेंस जो है वो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे कम अमाउंट दिया जाता है, एरिया भी कम होता है, यहाँ पे अमाउंट भी ज्यादा दिया गया है और एरिया भी यहाँ पे क्या है, मिनिमम एरिया जो है वो आपका ज्यादा है। दोनों में पक्का हाउस है इसीलिए यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे और भी कुछ दिया गया, प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान करके है, प्रधानमंत्री जनमन करके है दिया है ना, प्रधानमंत्री ने है PM है ना, वही है प्रधानमंत्री है तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्रधानमंत्री जनमन। अब इस योजना के तहत क्या किया जाता है उसको आपको जानना। देखिए कोई भी योजना है ना तो वो योजना किस उद्देश्य के लिए लाया गया है बस उसको 2-3 लाइनों में आपको जानना है और किनको किनको उसका लाभ मिल रहा है यही जानना है और ज्यादा इसमें डिटेल जाना नहीं है, क्योंकि
बहुत सारी योजना जो है सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं, तो कितना योजना को आप याद रखिएगा, लेकिन ठीक है, सर्वे में दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट योजना, तो उसको हम लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं। तो ये जो योजना लाया गया है पीवीटीजी के लिए लाया गया है, यदि आदिम जनजाति जो हम लोगों के राज्य में है उस आदिम जनजाति के लिए लाया गया था। कब लॉन्च किया गया है ये सब पूछता है बहुत ज्यादा एग्जाम में, तो 15 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। तो अबुआ आवास लॉन्च किया गया था, आपका देख लीजिए यहाँ पे 15 नवंबर 2023 को, और ठीक उसके मतलब 2-3 महीना के बाद 15 जनवरी 2024 को यहाँ प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू किया गया। यानी कि यहाँ पे अब इसके माध्यम से, इस योजना के माध्यम से जो आदिम जनजाति है उन लोगों को पक्का जो मकान है उसको देने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। तो बोला जाता है इस प्रोग्राम के तहत लगभग 22,907 पीवीटीजी फैमिली को क्या किया गया था, सर्वे किया गया था, जिसमें से 18,468 हाउस हैज बीन रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे इस डेट तक, यानी कि इस डेट तक यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिया गया था, और उसके बाद यहाँ पे आपका बेनिफिशियरी 15,383 बेनिफिशियरी हैव बीन सैंक्शन असिस्टेंस, यानी कि इतना लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। और इसमें भी 2 लाख रुपया ही क्या किया जाता है, दिया जाता है। यहाँ पे जो पक्का हाउस है उसका जो एरिया दिया गया है 25 स्क्वायर मीटर एरिया दिया गया है। तो अब बस इतना याद रखिएगा। पीएम जनमन क्या है, तो ये जो है आदिम जनजाति के लिए लाया गया था 15 जनवरी 2024 को, और 15 जनवरी 2024 को ये लाया गया। और उसके बाद यहाँ पे भी 2 लाख ही दिया जाता है। मिनिमम एरिया जो है वो 25 स्क्वायर मीटर है। लगभग 15,000 लोगों को इसका बेनिफिट जो है वो मिल चुका है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। फिर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 2.0 करके दिया है, या 2.0 ये जो भी आप कह सकते हैं वो करके यहाँ पे लॉन्च किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। तो 2.0 जो है 2024-25 में यह लॉन्च किया गया विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस 1.30 लाख। तो यहाँ पे बोला गया जो है ईच लोगों को, प्रत्येक लोगों को कितना पैसा यहाँ पे देगा, तो 1,30,000 रुपया यहाँ पे बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन है, पक्का हाउस और 25 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अगर पिछला स्लाइड देखिएगा तो पिछला स्लाइड दिया गया था, यहाँ पे जो प्लेन एरिया है 1.20 लाख देगा, लेकिन यहाँ पे 2.0 करके यहाँ पे दिया गया प्रधानमंत्री, उसमें बोला जा रहा है कि वही एरिया है, बस यहाँ पे अमाउंट को बढ़ा दिया गया है 1.30 लाख, यानी कि 1,30,000 रुपया अब यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल 1,13,195 हाउस विल बी सैंक्शंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इस पीरियड में यहाँ पे आपका लगभग 1,13,195 जो घर है उसको यहाँ पे इसका फायदा जो है वो मिल चुका होगा, यानी कि उन लोगों के 1,30,000 रुपया मिला होगा। अब यहाँ पे और भी कुछ दिया गया राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम करके। तो यहाँ पे देखते हैं जो भी समाज में पिछड़े हैं या विकलांग हैं उन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो हम लोग देखते हैं। तो यह कार्यक्रम वृद्ध, यानी कि जो वृद्ध अवस्था में विधवा है या विकलांग है और उन परिवारों को सहायता प्रदान करता है जिनके प्राथमिक कमाने वाले सदस्य का निधन हो चुका है, यानी कि फैमिली का जो मेन आदमी था, जो कमाने वाला था, उनका अगर निधन हो गया है तो यहाँ पे इसके तहत जो है वो सहायता मिलता है। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की संख्या वर्षों के साथ बढ़ी है, यानी कि पहले यहाँ पे कम लोग लेते थे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि पहले 2018-19 में यहाँ पे कम था, और यहाँ पे 2023-24 आते आते इसका संख्या जो है वो लगातार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे लगातार इनकी संख्या बढ़ते जा रही है। यह संख्या वित्तीय वर्ष 2023-24 दिसंबर में बढ़कर 3.66 करोड़ हो गया। तो 3.66 करोड़ यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा होगा। तो आपको मोटा मोटी याद करने के लिए रखना है कि ठीक है, यहाँ वृद्ध, विधवा, विकलांग और ऐसे लोग जिनके परिवार के जो मुख्य सदस्य जो कमाने वाले थे उनका निधन हो चुका है, उनको सरकार जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत कुछ सहायता प्रदान कर रही है, और इनका संख्या जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। फिलहाल लगभग 3.5 करोड़ लोगों को इस तरह से सरकार जो है वो सहायता पहुंचा रही है। तो इस तरह से जो कमजोर वर्ग है उनको यहाँ पे सहायता पहुंचाया जा रहा है, इस स्लाइड के माध्यम से हम लोगों को जानने को मिला। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे देखते हैं। देखिए वीडियो तो लंबा होगा, इतना टेक्निकल चीज अगर आपको जानना है तो थोड़ा धैर्यपूर्वक आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय है नहीं। कहिएगा कि 5 मिनट में सारा चीज बता दे तो संभव नहीं है। या तो खुद से आप पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए कि इतना लेंदी चीज को धीरे धीरे करके बताना, सबको स्क्रीनशॉट करना, फिर आपको समझाना, थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है। इसको खुद से पढ़िएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर खुद से ये जो PDF हम दे देंगे उसको पढ़िएगा, तो बहुत लिमिटेड टाइम में आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन उस एक बार तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो जिसके पास टाइम है ठीक है देखिए, जिसके पास टाइम नहीं है वो लोग गाइड बुक लीजिए और पढ़िए, रटिए। यहाँ पे तो ज्यादातर वही करवाया जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम देखते हैं, 2-4 पेंशन स्कीम जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी ग्रामीण विकास या जो भी पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए ये सब सहायता दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है
60 ईयर से अबव जो होता है उसको हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम तहत पैसा देते हैं। कितना मिलता है? तो बोलता है 200 रुपया यहाँ पे मंथली मिलता है। देखिए कितना कम मिल रहा है, मैया योजना में 2500 मिल रहा है, इन लोग कितना मिल रहा है देख लीजिए। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत मात्र जो है वो 200 रुपया मिलता है मंथली, जो 60 साल से ऊपर है। और जो 79 यानी 80 मान लीजिए 80 साल से ऊपर वाले लोग जो है उसको 500 रुपया पर मंथ मिलता है। फिर इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है विधवाओं के लिए ये पेंशन चलाया जाता है। और ये बीपीएल परिवार के विडो को मिला जाता है जिसका उम्र जो है वो 40 से 59 साल है से ज्यादा है। और इस तरह से इनको मंथली पेंशन जो है वो मात्र कितना मिलता है? 200 रुपया। फिर है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत यहाँ पे लोगों को सहायता प्रदान किया जा रहा है। बीपीएल पर्सन को ही दिया जाता है, 18 से 59 साल के लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर कोई मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, शरीर जो है या दिव्यांग हम कह सकते हैं अगर कोई है, तो उनको भी यहाँ पे पैसा मिलता है। और कितना मिलता है मंथली पेंशन? तो 200 रुपया ही मिलता है। तो 200 रुपया ही यहाँ पे मिल रहा है तीनों स्कीमें। बस यहाँ पे देख लेता है कि 79 से अगर अबव है यानी कि 80 साल से अगर कोई ऊपर है तो उसको स्कीम जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन के तहत 500 रुपया दिया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेशनल फैमिली बेनिफिशियरी स्कीम करके यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर किसी भी परिवार का जो मुख्य आदमी है जो कि कमाने वाला है, अगर उनका निधन हो जाता है तो उनको कितना पैसा दिया जाएगा। जैसे कि अभी हम बताया ना, तो यहाँ पे दिया गया 18 से 64 साल का अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि प्राइमरी है ना ब्रीड विनर है, कहने का मतलब है जो प्राथमिक कमाऊ वाला व्यक्ति है, अगर उनका देहांत हो जाता है जिसका उम्र है 18 से 64 साल तक का, तो उसको लमसम लगभग 10,000 रुपया क्या किया जाता है? डेथ जो है वो उसको दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम करके यहाँ पे दिया गया है। परसेंटेज ऑफ बेनिफिशियरी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, यह इसको स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं स्लाइड के बारे में। तो दिया गया है लोकल गवर्नमेंट का जो टाइप है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे इसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग किस नाम से जानते हैं वो चीज दिया गया है। और उसका संख्या जो है वो दिया गया है लास्ट में, जो कि हम लोग कभी कभी ना पता नहीं चलता है कि ग्राम पंचायत की संख्या कितना है या जिला पंचायत कितना है, ये हमको पता नहीं चलता है। तो वो चीज जो है आपको यहाँ स्पष्ट पता चल जाएगा। तो कंटोनमेंट एरिया बोर्ड जो है जनरली हम लोग लोकल गवर्नमेंट टाइप में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं, कंटेनमेंट बोर्ड ही बोलते हैं, जिसमें एक ही है और वो रामगढ़ का है। फिर एक टाउन पंचायत जिसको हम लोग गाँव मतलब यहाँ लोकल भाषा में नगर पंचायत कहते हैं, वो टोटल कितना है? तो 21 है। उसके बाद है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही बोलते हैं लोकल भाषा में भी, उसका संख्या 12 है। फिर इंटरमीडिएट पंचायत है जिसको हम लोग पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, उसका संख्या जो है 264 है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसको जिला परिषद के नाम से हम लोग जानते हैं लोकल भाषा में, उसका संख्या 24 है। म्युनिसिपैलिटीज जो है जिसको लोकल भाषा में म्युनिसिपैलिटीज ही कहते हैं, उसका संख्या 21 है। विलेज पंचायत जिसको हम लोग लोकल भाषा में ग्राम पंचायत कहते हैं, उसका संख्या जो है वो 4345 है। और नोटिफाइड एरिया काउंसिल जो है, नोटिफाइड एरिया जमशेदपुर जो है वो क्या है? एक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है दो को पूछ सकता है कि कंटोनमेंट बोर्ड जो है उसका संख्या कितना है? 1। और दूसरा नोटिफाइड एरिया काउंसिल जो कि जमशेदपुर है वो कितना है? तो वो भी एक ही है। तो इस तरह से दो जो लोग हम कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट टाइप बॉडीज जो है वो एक है। और बाकी का संख्या जो है जिसमें कम है वो आपको पूछ सकता है। सबसे ज्यादा तो ग्राम पंचायत ग्राम ही होगा, तो वो जो है आपका लगभग 4345 यानी कि 4345। तो ये जो था आपका ग्रामीण क्षेत्र के बारे में था, ग्राम पंचायत के बारे में था। नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो 5वां चैप्टर शहरी के बारे में दिया गया है। तो शहरी वाला में वैसा कोई महत्वपूर्ण डाटा नहीं मिला जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए उसको हम स्किप किए। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का क्लास होगा वो होगा कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, और ये काफी लंबा वीडियो होने वाला है। 6ठा चैप्टर एग्रीकल्चर, हर चीज में आपको पढ़ना है। जेपीएससी में तो एक पर्टिकुलर टॉपिक भी एग्रीकल्चर पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत डिटेल वाइज समझने का प्रयास करेंगे जो भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। वीडियो के यहाँ तक आप देख रहे होंगे तो इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चल रहा होगा। तो आप दूसरे स्टूडेंट से इसको शेयर कीजिए और बताइए कि इन सब चीजों को आप पढ़िए, और एक जो ठोस ज्ञान होता है ना उन सबको लेने का प्रयास कीजिए। केवल गाइड के पीछे भागना नहीं है, ठीक है। आवश्यकता के समय गाइड भी पढ़ना ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो आप में एक अलग ही तरह का क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। और इन सब डाटाओं के साथ आप अगर रहिएगा या एग्जाम हॉल में जाइएगा तो वहां कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट तो होगा ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय।